दोस्तों 2026 का नया साल स्टार्ट हो चुका है एंड ये नए साल के आईपीओ का सीजन भी स्टार्ट हो गया है एंड नए साल में सबसे पहला आईपीओ आ गया है जिसका नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। हालांकि हमने आपसे पहले भी वीडियो बना के शेयर किया था जब कंपनी ने अपना DRHP फाइल किया था और कंपनी ने अंदर बोला था कि इधर शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आपके पास कोल इंडिया का शेयर रहेगा तो आज हम ये जो आईपीओ आया गया है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी क्या है, क्या करती है, उसके बिजनेस मॉडल क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, रिस्क क्या है एंड आईपीओ के इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप आईपीओ के एक एक डिटेल्स जान सके। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है वो पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। इसको कोई बाय सेल और होल्ड रेकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझिए। अपना रिसर्च खुद कीजिए या तो फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या है, क्या करती है एंड इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये जो कंपनी है वो कोल इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है एंड 1972 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड ये जो कंपनी है वो कुकिंग कोल प्रोडक्शन का काम करती है एंड सप्लाई करती है कुकिंग कोल टू द स्टील इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर प्लांट में, कि जहां से स्टील इंडस्ट्री वाले जो है वो स्टील प्रोडक्शन करते हैं एंड थर्मल पावर प्लांट में से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है। एंड अगर हम कंपनी के लोकेशंस की बात करें कि कंपनी के माइंस कहाँ कहाँ पे है, तो रानीगंज में है, झारिया में है एंड वेस्ट बंगाल के काफी एरियाज में कंपनी के ये जो माइंस वगैरह है वो ऑपरेशनल है। एंड कंपनी के पास 2025 तक 34 ऑपरेशनल माइंस है, उनमें से कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ जमीन के ऊपर है, वो सब है। एंड कंपनी को गवर्नमेंट की ओर से मिनी रत्न का एक स्टेटस भी मिल चुका है। एंड अगर हम बात करें कि कंपनी के पोर्टफोलियो की, तो वो है उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है कि कंपनी एक तो कुकिंग कोल प्रोडक्शन में तो है ही, साथ ही साथ कंपनी अपना कोल बेड मीथेन का भी एक प्रोजेक्ट में है एंड सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट में भी कंपनी अपना काम कर रही है। अगर हम आईपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 9 जनवरी 2026 से लेकर के 30 जनवरी 2026 को एंड 14 तारीख को आईपीओ के अलॉटमेंट आएंगे एंड 15 को रिफंड आएंगे एंड लिस्टिंग होगा 16 जनवरी 2026 को। एंड अगर हम बात करें कि कंपनी कितना पैसा ये आईपीओ के जरिए कर रहे हैं, तो 1071 करोड़ रुपीस आईपीओ के जरिए रेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा जो पैसा है वो कंपनी के अंदर नहीं जाएगा बल्कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच के जा रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है। एंड अगर हम कंपनी के ये जो आईपीओ आ रहा है उसके प्राइस बैंड की बात करें तो 21 से लेकर के 23 रुपीस तक का प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है। एंड अगर हम कंपनी की लॉट साइज की बात करें तो आपको 13,800 रुपीस इन्वेस्ट करना रहेगा एंड 600 शेयर्स आपको मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की तो 10,711 करोड़ रुपीस का कंपनी का मार्केट कैप है एंड कंपनी को मिनी रत्न का भी एक स्टेटस गवर्नमेंट की ओर से मिल गया है। तो अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर कोटा की, तो इधर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास कोल इंडिया के एक भी शेयर रहता है तो भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी आप सोचेंगे कि मैं अभी जाके शेयर होल्डर कोटा के लिए ये कोल इंडिया का शेयर बाय कर लेता हूं तो मैं क्या शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तो जी नहीं, बिकॉज कंपनी जब RHP अपना फाइल करती है उसके एक दिन पहले से अगर आपने कोल इंडिया का शेयर बाय करके रखा है तभी आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेगा। एंड कंपनी ने अपना RHP फाइल किया था 2 जनवरी को, तो अगर आपने 1 जनवरी या फिर उससे पहले कोल इंडिया का शेयर बाय किया है तो आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। एंड ये जो शेयर होल्डर कोटा है उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, तो आपके आईपीओ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही एक बेनिफिट है शेयर होल्डर कोटा का। एंड कोई आप में से कोई सोचेगा कि भाई मेरे पास तो म्यूचुअल फंड में ये कोल इंडिया का यूनिट है तो क्या चलेगा?
तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके पास ओनली शेयर होल्डर कोटा के लिए उनके शेयर ही चाहिए होगा। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट है या तो फिर आपके पास एफएनओ का यूनिट है तो भी वो इधर नहीं चल पाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कि कंपनी के पास कितने असेट्स है, कंपनी के पास कितना रेवेन्यू है, एंड कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहता है कंपनी का, वो सब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि असेट्स के बारे में। तो 2023 में कंपनी के पास 13,300 करोड़ के असेट थे, जो 24 में बढ़ के हो गए 14,700 करोड़ के असेट बढ़ के हो गए। देन मार्च 25 तक कंपनी के असेट रहते हैं 17,000 करोड़ के असेट हो गए, एंड सितंबर 2025 तक कंपनी के असेट हो गए 18,700 करोड़ के असेट हो गए। तो अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के ये जो असेट्स बढ़ रहे हैं वो किस वजह से बढ़ रहे हैं। अभी असेट्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी अच्छी है। अभी हम बात करते हैं कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया है अपने बिजनेस से। तो 23 में कंपनी ने 13,000 करोड़ के रेवेन्यू कमाए थे, 24 में बढ़ के हो गए 14,600 करोड़ के रेवेन्यू। एंड मार्च 25 में हल्का सा डिप आया, 14,400 करोड़ के रेवेन्यू कमाए, एंड सितंबर 25 में कंपनी में और ज्यादा डिप आया और कंपनी ने रेवेन्यू कमाया 6,300 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने कमाए हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं कि ये नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कितना है, नेट प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। 13,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, बट उसमें से नेट प्रॉफिट कंपनी को कितना मिल रहा है। तो 23 में कंपनी के 13,000 करोड़ के रेवेन्यू हुए थे, उसमें से ओनली 600 करोड़ के ही ये नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। एंड देन 24 में कंपनी ने 14,000 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 1,564 करोड़ के ये अपने नेट प्रॉफिट कमाए हैं। देन 25 में अगेन डीप आया, 1,200 करोड़ के नेट प्रॉफिट कमाए हैं, एंड सितंबर 25 में बहुत ज्यादा डीप आया एंड 123 करोड़ के ये नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। अभी हम ये जान लेते हैं कि ये रेवेन्यू घटने के पीछे का रीजन क्या है, एंड उसकी वजह से रेवेन्यू घटा तो नेट प्रॉफिट घटने के पीछे का रीजन क्या है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 2025 में इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सेसिव बारिश हो गई, तो उसकी वजह से ये जो नेट प्रॉफिट एंड ये जो कंपनी में रेवेन्यू घटने के ये जो चांसेस बहुत बढ़ गए थे। तो उसकी वजह से, बारिश की वजह से कंपनी के ये नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू घटते चले जा रहे हैं। एंड अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी ने सितंबर 25 में 1,500 करोड़ के बोरोइंग किए हैं, यानी कि 1,500 करोड़ के डेट उठाए हैं। तो उसी वजह से सितंबर 25 में कंपनी के असेट्स जो बढ़े थे 17,000 करोड़ से 18,000 करोड़ के असेट जो बढ़े थे, तो वो इसी कारण की वजह से उनके असेट्स बढ़े थे। अगर हम बात करें कंपनी के पीयर कंपैरिजन की, यानी कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो ये कोकिंग कोल बनाने के बिजनेस में है, तो वैसे देखने जाए तो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है कि जो कोकिंग कोल बनाने के बिजनेस में है। एक्चुअली टाटा स्टील एंड सेल नाम की जो कंपनी है वो कोकिंग कोल बनाती तो है, लेकिन वो सप्लाई किसी को नहीं करती। तो ये जो इनका बिजनेस मॉडल है बीसीसीएल का, कि कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करके उसका स्टील इंडस्ट्री में या तो फिर थर्मल पावर प्लांट में सप्लाई करना, तो ऐसी कोई कंपनी इंडिया में फिलहाल तो है नहीं। तो हमें कंपेयर करने के लिए ग्लोबल ही जाना पड़ेगा। तो ग्लोबल में हम देखें कि यूएसए में 2 कंपनीज है जो ये कोकिंग कोल बना के उसके सप्लाई का काम करती है, जो उसका नाम है कि वॉरियर मेट कोल यूएसए एंड अल्फा मेटलर्जिकल नाम की जो कंपनी है। ये 2 कंपनी यूएसए में ये कोकिंग कोल बनाने का काम करती है। एंड अगर हम ये जो बीसीसीएल नाम की कंपनी है जिसका हम आईपीओ कर रहे हैं, उसका हम कंपैरिजन करें उसके पीयर के साथ, तो उसके रेवेन्यू एंड नॉट नेट प्रॉफिट उसके भी ये बीसीसीएल के ज्यादा है। तो अपने पीयर के कंपैरिजन में ये बीसीसीएल कंपनी बहुत बढ़िया है, एंड बीसीसीएल के रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी उसके पीयर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो कंपनी की रिस्क की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के साथ कौन कौन सी रिस्क जुड़ी हुई है वो हमें पता चल सके, तो उससे हमें ये भी पता चल सके कि हमें आईपीओ के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए खड़े रहना है कि नहीं रहना है, या तो फिर आईपीओ लगते ही शॉर्ट टर्म में निकल जाना है कि नहीं निकल जाना है। वो सब हम कंपनी के रिस्क के ऊपर से हम जान सकते हैं। तो कंपनी के पहला जो रिस्क है वो है कंपनी के जितने भी माइंस वगैरह रहते हैं वो सब या तो फिर अंडरग्राउंड है या तो फिर हाइब्रिड है। तो जो भी अंडरग्राउंड माइंस वगैरह रहता है वहां पे फायर का एक इश्यू रहता है। अगर फायर हुआ तो पूरा का पूरा जो कोल वगैरह है वो जलकर खाक हो जाएगा।
एंड वहाँ पे सेफ्टी हजार्ड्स का भी इश्यू एक रहता है, जिसकी वजह से ये जो अगर अंडरग्राउंड फायर हुआ तो उसका जो जमीन जो खिसक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से एनवायरमेंटल पे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है एंड अल्टीमेटली कंपनी के प्रोडक्शन पे भी एंड कंपनी के रेवेन्यू पे भी एक बहुत बड़ा इसकी वजह से रिस्क इधर से सामने आ जाता है। एंड अगर हम कंपनी की दूसरे रिस्क की बात करें तो कंपनी के जितने भी जो रेवेन्यूज वगैरह आते हैं वो उसके टॉप 10 क्लाइंट से ही आता है। अगर उसके टॉप 10 क्लाइंट की हम बात करें तो जितने भी स्टील के इंडस्ट्रीज वगैरह है एंड जितने भी पावर प्लांट के इंडस्ट्री थर्मल पावर प्लांट के इंडस्ट्रीज है वहां से ही उनके रेवेन्यूज आते हैं। अगर किसी एक ने भी इससे कुकिंग कोल खरीदना बंद कर दिया तो वो भी एक मेजर रिस्क है। एंड अगर हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कंपनी का आईपीओ है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी अपना पूरा का पूरा स्टेक जो प्रमोटर बेच के जा रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क है। अगर हम बात करें आईपीओ स्ट्रेटेजी की कि हमें कैसे आईपीओ लगाना चाहिए कि कैसे नहीं लगाना चाहिए, तो एक्चुअली आपके पास अगर शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल हो तो सबसे पहले आप एक ही पैन कार्ड से 2 बार एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, जहां पे आपको सबसे पहले शेयर होल्डर कोटा में जाके वहां पे अपना यूपीआई आईडी सब डाल के एक बार ऑथोराइज कर लेना है, देन अगेन आके आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो एक ही पैन कार्ड से 2 बार आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर जिसके पास शेयर होल्डर कोटा के नहीं है तो आप ओनली रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट वो सब अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर HNI कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड हम अगर बात करें कि कंपनी के ये जो आईपीओ आया है उसके जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम का मार्केट में क्या चल रहा है, तो 41% से लेकर के 45% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में चल रहा है। एंड ये जो आईपीओ है वो आई थिंक 20 to 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। अगर हम पहले ही दिन की बात करें तो पहले ही दिन यानी कि 9 जनवरी को ही आईपीओ 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये था बीसीसीएल आईपीओ के डिटेल एनालिसिस, जहां पे हमने देखा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है और कंपनी के साथ कौन कौन से रिस्क जुड़ी है। एंड लास्ट में हमने वो भी देखा कि करंट जीएमपी आईपीओ का क्या चल रहा है। तो आपको क्या लगता है नए साल का ये जो पहला आईपीओ है वो हमें प्रॉफिट देके जाएगा कि नहीं जाएगा, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड मुझे वो भी बताइए कि आपने शेयर होल्डर कोटा के लिए कोल इंडिया का शेयर बाय करके रखा था कि नहीं रखा था, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग।